वेलकम टू दी फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारी पदार्थ। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और वो स्थान घेरती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, वायु, बादल, तारे आदि। सेकेंड पॉइंट, विसरण। विसरण क्या होता है? जब दो हम विभिन्न पदार्थों को मिलाते हैं आपस में, तो उनके कण खुद से ही स्वतः ही आपस में मिलने लगते हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मतलब दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर मिलाने पर उनके कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस का होता है आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित। ठीक है। और द्रव कैसा होता है? द्रव का आप बताइए बच्चों, द्रव का आकार निश्चित होता है क्या? अगर हमने द्रव को, सपोज द्रव पानी है, ठीक है, तेल, पानी, ये सब द्रव के अंतर्गत आता है। अगर हमने पानी को एक बाल्टी में रखा है ना, और एक ग्लास में रखा, एक ग्लास पानी है हमारे पास, उसको हमने ग्लास में रखा तो वो किसका आकार ले लेगा? ग्लास के आकार का। और अगर हमने उसी एक ग्लास पानी को बाल्टी में डाल दिया, तब क्या वो ग्लास के ही आकार का रहेगा? नहीं, क्या हो जाएगा? वो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। उसी एक गिलास पानी को अगर हम एक भगोने में रख देंगे तो क्या होगा बच्चों? तब वो भगोने का आकार ले लेगा। इससे ये पता चलता है कि द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जितना है उतना ही तो रहेगा। फिर आती है बात गैस की। आपने देखा होगा घर में पूजा होती है ना? तो मंदिर में जब हम धूपबत्ती लगाते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है? मंदिर में तो लगी हुई है धूपबत्ती, लेकिन क्या धुआं, जो धूपबत्ती का धुआं होता है, खुशबू होती है, क्या वो सिर्फ पूजा घर तक ही सीमित रहती है? पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। आप सोचते होंगे वो कैसे? या फिर लोग परफ्यूम डालते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी डाला होगा। क्या होता है उसमें? परफ्यूम डाला हमने, अब क्योंकि जब हमने डाला है तो बस हमारे ही तक खुशबू रहनी चाहिए, लेकिन हम क्या, जब इधर या किसी भी आदमी के पास से निकलते हैं तो क्या होता है? उसे भी खुशबू का एहसास होता है। जिससे हमको ये पता चलता है कि जो गैस है उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित क्यों नहीं होता? अब देखिए, गुब्बारे में हमने हवा भरी, ठीक, तब तो वो जितना बड़ा गुब्बारा उसके अंदर उतनी हवा भर गई, लेकिन जैसे ही गुब्बारा फूट गया, क्या हुई? हवा पूरी चारों तरफ फैल गई। अब उस हवा के कण कहाँ कहाँ तक फैले आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है। तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इस प्रकार पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव तथा गैस। आगे आ जाते हैं हम अवस्था परिवर्तन पे। अवस्था परिवर्तन वही 3 अवस्थाएं हैं और यही आपस में बदलती रहती हैं। तो देखिए, अवस्था परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन या तो ताप या दाब डालकर किया जा सकता है। यानी या तो उसके हम ताप में परिवर्तन करें, गर्म करें या ठंडा करें, तब उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ का टुकड़ा हमने फ्रीजर से निकाल लिया और हमने एक प्लेट में रख दिया, क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद अगर उसको हम गर्म करेंगे, वैसे भी हम अगर हम फ्रीजर से निकाल के, फ्रीजर में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, और जब हम उसको निकाल के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, तब क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना फ्रीजर से, तो क्या होगा बच्चों? तब ये होगा कि बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलने लगेगा, यानी उसका ताप बढ़ रहा है। तो ताप की वजह से उसमें परिवर्तन हुआ। पहले वो ठोस अवस्था में था, उसके बाद वो बदल के द्रव अवस्था में हो गया। फिर अगर इसी तरह से हमारे पास पानी है एक बर्तन में, हमने उसे गैस पे रख दिया गर्म करने के लिए, क्या होगा?
थोड़ी देर बाद वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और किसमें बदलने लगेगा? वाष्प में बदलने लगेगा। तो पानी से भाप में बदलने लगा, लेकिन कारण क्या है? कारण है उसका ताप में परिवर्तन। इसी तरीके से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दाब बदलकर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो दाब बदलकर देखिए, आपके पास मान लीजिए एक चूने का टुकड़ा है, चूने का एक टुकड़ा है ठोस, ठीक। अब आपने दाब दिया उसको, बहुत कूट कूट के एकदम क्या कर दिया? पाउडर, ठीक। अब उसको फिर हमने क्या कर दिया? पानी में घोल दिया। क्या होगा? दाब, हमने ताप में परिवर्तन नहीं किया है, हमने क्या दिया है? उसमें दाब दिया है, ठीक है। क्या होगा? वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। अगली हेडिंग है हमारी ऊर्ध्वपातन। सभी ने एग्जाम्पल अपने घर में देखा होगा, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कपूर। कपूर जलाया है सभी ने। जब पूजा की जाती है, आरती में कपूर रखा जाता है। क्या होता है? कपूर को जब हम जलाते हैं तो वो सीधे द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है। ठोस व्हाइट कलर का देखा होगा सभी ने। तो वो कपूर क्या होता है? सीधे क्या हो जाता है? जब जलाते हैं तो सीधे वाष्पीकृत होता है, वाष्प में बदलता है, भाप में बदलता है, ना कि उसको द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, वो गैसीय अवस्था में सीधे बदल जाता है। तो कपूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन की क्रिया को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है गलनांक। वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है या परिवर्तित होना स्टार्ट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गलनांक, ठीक है। गलनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट होता है या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संगलन। संगलन क्या होता है? अब यही गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं संगलन। संगलन किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया ही संगलन है। गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। अब आ जाते हैं गुप्त ऊष्मा पे। इसका नाम ही है गुप्त, छुपा हुआ। अब छुपा हुआ इसको क्यों बोला गया है? पहले तो परिभाषा देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब गुप्त ऊष्मा क्या? बर्फ को ताप दिया हमने, ठीक है। बर्फ को ताप दिया तब तो उसका टेम्परेचर बढ़ा धीरे धीरे। हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, हमने उसको गर्म किया, ठीक। तो कुछ टाइम तक उसका ताप बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो बर्फ गलना स्टार्ट होगी तो क्या होगा? अब जो ऊष्मा दी जा रही है वो ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाएगी। क्या करेगी? वो जो बर्फ से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उस क्रिया को, उस काम को करने के लिए उस ऊष्मा की जरूरत होती है। मतलब पहले तो जो हम ऊष्मा दे रहे थे बर्फ के टुकड़े को, वो तो उसका ताप बढ़ाएगी, लेकिन बाद में जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा, आप समझ रहे हैं, जब बर्फ के टुकड़े को हमने गर्म करने रखा, बर्फ के टुकड़े को जब हमने गर्म करने रखा तो क्या होगा? तब तो उसका ताप परिवर्तित होगा, बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा? वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट होने लगेगा, द्रव अवस्था में बदलने लगेगा, तब, और लेकिन हम उसको लगातार गर्म किए जा रहे हैं, तब क्या होगा? वो ऊष्मा, जो ऊष्मा हम लगातार कंटिन्यूअस हम उसको देते जा रहे हैं, वो ऊष्मा क्या होगी? वो किसमें खर्च हो जाएगी? उस ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में, बदलने में वो ऊष्मा खर्च हो जाएगी। यानी वो ऊष्मा ताप नहीं बढ़ाएगी। क्या होगी? वो, उसका काम क्या हो जाएगा? बस वो बर्फ से पानी में, बर्फ से पानी में बदलती रहेगी, ठीक है। बदलाव करने के लिए आवश्यक होगी, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा।
तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पॉइंट क्वथनांक पे। गलनांक हमने पढ़ लिया, अब क्वथनांक क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट होता है। गलनांक क्या था? गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस क्या होता है? गलना शुरू होता है, वो क्या कहलाता है? ताप गलनांक कहलाता है। लेकिन क्वथनांक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट होता है वो होता है क्वथनांक। कोई द्रव उबलना स्टार्ट हो वो क्वथनांक, और कोई ठोस गलना स्टार्ट हो वो होता है गलनांक। ठीक है, ये अंतर ध्यान रखेंगे सभी। वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे ही हम क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? किसी द्रव को अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। किसी द्रव को अपने क्वथनांक से कम ताप पर जब वो वाष्प में बदलने लगता है तो उस प्रक्रिया को ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण आपने सबने देखा है, कैसे? भगोने में पानी रखते हैं ना, गर्म करते हैं ना गैस पे, ठीक है, तो भाप बदलती है तो क्या होता है? द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था या भाप की अवस्था में परिवर्तित होने की ही क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वायुमंडलीय दाब। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये कहीं आप लिखा हुआ जल्दी से नहीं पाएंगे या समझाते हुए भी नहीं पाएंगे, तो इसे ध्यान रखिएगा सभी। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और एक वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये याद रखेंगे सभी, ये अभी आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट संपीड्यता। ऐसी फीलिंग आ रही है ना जैसे पीटा जा रहा है। संपीड्यता, हाँ, मीनिंग भी उसका वही है। संपीड्यता का अर्थ यह है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से दबाकर उसके आयतन को कम किया जा सकता है। यानी क्या कहेंगे? जो पदार्थ जितनी आसानी से हम दबा ले जाएंगे उसकी संपीड्यता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता का अर्थ यह होता है कि किसी पदार्थ को हम कितनी आसानी से दबाकर उसके आयतन में कमी कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो जिस पदार्थ को जितनी आसानी से हम दबा पाएंगे उसकी संपीड्यता उतनी ही ज्यादा होगी, और जिस पदार्थ को हम जितना कम आसानी से दबा पाएंगे उसकी संपीड्यता उतनी ही अपेक्षाकृत कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट आर्द्रता। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही क्या कहते हैं? आर्द्रता, जैसे हम नॉर्मली भाषा में नमी भी बोलते हैं। ठीक है, इस नाम से सभी परिचित होंगे। फिर लास्ट पॉइंट है आपका प्लाज्मा। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं। फिलहाल के लिए आप ये लाइन याद रखिए, प्लाज्मा पे अलग से वीडियो हम बनाएंगे। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में होते हैं। कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अब आयन के रूप में है, या तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कण के ऊपर, तो क्या होगा? वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उत्तेजित अवस्था में होंगे, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्या, ये आपके हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का पूरा सार है, पूरा सारांश है। आप ये पूरा इतना तैयार कर लीजिए अच्छे से, और इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।